हाय, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और हमारे प्यारे चैनल फीज योर मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रियल नंबर्स, जो 10th क्लास का एक टॉपिक है, उसके बारे में शुरू करते हैं। रियल नंबर इंक्लूड करता है रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को, साथ के साथ इंटीजर्स को। अब मैं इसके बारे में धीरे धीरे हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। जो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर it include rational number and irrational number as well as integers, अब हम इसे ठीक से देखें, हम इसको हम आगे बढ़ाते हैं। रियल नंबर, अब धीरे धीरे इसे पढ़ते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है आपका? रैशनल नंबर वो नंबर जो किसकी फॉर्म में हो? पी बाई क्यू की। ये आपने पहले भी 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, अब एक बार आप देख लो। रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, मतलब जो दो रेशियो में बटा हुआ होता है, जैसे 5/8, 2/5, 0.65, ऐसा कोई नंबर हो जो आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाए, उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, है ना। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर सिंपली डजंट बिलोंग्स टू पी बाई क्यू। अगर हम इसकी इर्रेशनल नंबर की सिंपल डेफिनेशन भी पढ़े तो उसका मतलब क्या होगा? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना आ पाए। अब पी बाई क्यू की फॉर्म में ना आने वाले कौन सी टर्म है? आपने इससे पहले पढ़ी है? याद नहीं आ रही? इससे पहले जो आपने टर्म पढ़ी होंगी वो होंगी, एक तो आपने पाई पढ़ा है, पाई जिसकी वैल्यू कितनी आती है 20। हम यूजुअली 22/7 यूज करते हैं, लेकिन ये इसका एक्यूरेट आंसर नहीं है। इसका एक्यूरेट आंसर क्या? 3.14 एंड ऐसे चलता हुआ जाता है। ये एक इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। और क्या है? √5 या फिर पॉइंट के बाद की कोई एक ऐसी टर्म, पॉइंट के बाद की कोई ऐसी टर्म जो अपने आप को रिपीट कर रही हो। जैसे मैं अगर इसमें लिखूं 1100, फिर से 1100, फिर से 1100 से 1100, मतलब ये टर्म अपने आप को रिपीट कर रही है। जो आपके रैशनल नंबर्स में हमने जाना कि पाई, √5 या पॉइंट के बाद की, वैसे पॉइंट यहां पर भी आ रहा है आपके रैशनल नंबर में, लेकिन जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 0.1100, और फिर से ये टर्म आपकी रिपीटेशन चल रहा है। आप इसे ठीक से ऑब्जर्व करो, जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये बात समझ में आई है? ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका क्या है? इंटीजर। नेक्स्ट क्या है आपका? इंटीजर्स। इंटीजर्स किसी भी नंबर को कहेंगे जो रैशनलाइज ना हुआ हो या कंप्लीट नंबर। इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक चलने वाले कंप्लीट नंबर्स को कहते हैं, है ना, जो कि पॉइंट की फॉर्म में ना हो। जैसे अगर हम देखें 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में 0.1 भी आता है, 0.2 भी आता है, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.9 तक बात जाती है ना। तो हम इन्हें उसमें काउंट नहीं करेंगे। हमें कहां से कहां तक लेना है? 0 से लेकर 1 तक लेना है। 0 से लेकर 1 तक बीच वाले को काउंट नहीं करना है, केवल 1 को काउंट करना है या 2 को काउंट करना है या 3 को काउंट करना है। वो नंबर लिया जाएगा जो पूरी तरह कंप्लीट है, उसे हम इंटीजर्स में काउंट करेंगे। इसके अलावा नंबर कौन कौन से होते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स जो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं,
और वो पूरी तरह कंप्लीट नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 1.2 1.5 2.6 ऐसे नंबर नहीं होते हैं, वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चलते हैं। 1 2 3 4 एक कंप्लीट नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल जो प्राकृतिक आपके जबान से बाहर आता है। जब आप बोलते हैं, जब आपसे काउंटिंग पूछी जाती है तो आप कैसे बोलते हैं? 0 1 2 3, 0 से शुरू नहीं करते ना, आप कहां शुरू करते हैं? 1 2 3 4। तो नेचुरली जो हमारे माउथ ओपनिंग करने पर बाहर आता है, हमारे बोलने पर बाहर आता है, वो हमारा एक नेचुरल नंबर होता है और वो एक कंप्लीट नंबर भी होता है ना। तो कोई भी रियल नंबर, ये बात समझ में आई है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा कोई भी रियल नंबर इंक्लूड करता है इंटीजर्स को माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मतलब इंटीजर्स के अंदर ही आपका होल नंबर भी आ गया, एज वेल एज नेचुरल नंबर भी आ गया। होल नंबर भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गया। साथ में कौन सा नंबर होता है? एक तो आपका रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में डिफाइन हो, और साथ में जो p बाई क्यू की फॉर्म में डिफाइन ना हो, वो भी आपका रियल नंबर में ही काउंट होता है। ये आपका रियल नंबर की स्टोरी खत्म होती है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपने इस चैप्टर में जो मेन कंसर्न दिखाया गया है, जिस चैप्टर में जो दिलचस्पी दिखाई है, वो दिखाई है HCF पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे कॉमन फैक्टर क्या होता है? जब दो अलग अलग रियल नंबर्स होते हैं, जैसे 5 और 10, 5 और 15, या 7 और 41, या कुछ भी दो अलग अलग नंबर्स जिनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, उसे हम कॉमन फैक्टर कह देते हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब उन दोनों नंबर्स में जो कॉमन हो और वो उसमें सबसे बड़ा कॉमन हो। जो नंबर कॉमन हो लेकिन सबसे बड़ा कॉमन उसे क्या बोलेंगे हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल सी लैंग्वेज है इसकी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। कॉमन फैक्टर, जैसे हम कोई एग्जांपल लें, 5 और 20, या फिर 20 और 65 ले लेते हैं। ठीक है, हम इसका फैक्टराइजेशन करना तो आपको आता होगा, नहीं आता तो देख लेते हैं। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। इसका रैशनलाइजेशन हमने कैसे किया? 20 को इस तरीके से ब्रेक किया। सबसे पहले उसके सबसे छोटे पार्ट से उसको डिवाइड करना है, जिससे वो डिवाइड हो सके उस नंबर से। अगर यहां पर सपोज करो 20 की जगह 21 होता तो हम किससे डिवाइड करते? 3 से डिवाइड करते हैं ना। तो अब हम 20 को कैसे लिख पाएंगे? 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर हम 65 को डिवाइड करना शुरू करें तो किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से। 13 बन जा 13, बस ये यहीं पे खत्म हो गया। तो 65 को हम कैसे लिखा है हमने? 5 इंटू 13। अब इसमें और इसमें एक बार आप नोटिस करो कि कॉमन क्या आ रहा है? हालांकि कॉमन 5 और 5 भी आ रहा है। तो आपका जो कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा वही इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो कितना है? 5। लेकिन अगर सपोज करते हैं कोई एक हमने ऐसा नंबर लिया होता जैसे कि 69। 69 का जब हमने केस लिया तो ये किससे कट सकता है? 3 से, और ये 13 से। तो आप जब 69 को लिखोगे, 69 को कॉमन फैक्टर की फॉर्म में किस तरीके से लिखोगे? 3 इंटू 13। 20 को आपने कैसे लिखा होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर देखा जाए हम 20 को फिलहाल काउंट ना करें, हम 65 और 69 को काउंट करें, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। तो कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर जो उस नंबर में सबसे हाईएस्ट हो सकता है 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 13 भी हो सकता है। मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा अगर वो उस
संख्या के प्राइम नंबर में या उसका सबसे बड़ा कॉमन नंबर है तब। ठीक, ये बात समझ में आई है। इसका कोई एग्जांपल लेके चल रहे हम, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 455। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 455 और 42 इन दोनों में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना। जल्दी से डिवाइड करते हैं, किससे कट रहा है? 5 से। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है। 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। मतलब आप 455 को किसकी फॉर्म में लिख सकते हो? 5 इंटू 7 इंटू 13। अगर हम 42 को ब्रेक करेंगे कैसे टूटेगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अगर हम 42 को लिखते हैं, किसको? 42 को, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 7। इन दोनों नंबर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है आपका 7। तो इसका एचसीएफ आंसर कितना आया? 7 आ गया। ये बात समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से नोटिस करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जल्दी से नोटिस करो, समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट है आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। स्पेलिंग अपने आप सेट कर लेना, ठीक है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब ये भी आपकी क्या है? एक एल्गोरिथम है यूक्लिड की दी हुई। इसमें उन्होंने बताया कि दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के निकालने के लिए उन्होंने किसका यूज किया? डिवाइड करने का यूज किया। इसलिए इसमें डिवीजन आ गया कि हम दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका भाग करके या डिवाइड करके कैसे निकालते हैं। अब वो हम सीख लेते हैं। कोई दो नंबर हमने ले लिए हैं ए और बी। ए और बी नहीं मान के हम पहले किसी और नंबर्स को लेके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे 450 और 130 के बीच में एचसीएफ निकालना है। अब आपको लास्ट वाला केस यूज नहीं करना है, उसको फैक्टराइजेशन करके नहीं, किस तरीके से? डिवीजन करके, ठीक है? तो हमने क्या करना है, ये क्या हो गया? जो इन नंबर्स में से बड़ा है, जो दिए हुए नंबर्स में से बड़ा नंबर होगा, सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब हम इन दोनों में से कौन बड़ा नंबर है? वो है 450, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। दूसरा नंबर क्या है? 130। अब 130 से इसमें डिवाइड करो, कितनी बारी में जा रहा है? 13 3 39, 390 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है? 60 60 बचा ना, ठीक है? तो अब ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका क्वोशिएंट नंबर 1, ये आपका हुआ रिमाइंडर नंबर 1। क्वोशिएंट नंबर 1, रिमाइंडर नंबर 1, ये आपके पहले जो नंबर दिए गए हैं ये वही नंबर है जिनके बीच में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब हमने क्या करना है कि अगर यहां पर 0 नहीं आई है, अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, फिर क्या करेंगे? दोबारा से इसको कहां ले लेंगे? इसको डिविडेंड की जगह पे ले लेंगे 130, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा? रिमाइंडर से करना पड़ेगा। 6 2 जा 120, 60 दूनी 120, और कितना बच गया? 130 में से 120 गया तो 10 बचा है। ओके, अब भी देखो ये क्या हो गया आपका? क्वोशिएंट नंबर 2, और ये क्या हो गया आपका? रिमाइंडर नंबर 2। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर हमने ये जो किया था अभी अभी, ये कैसे समझ में आ रहा था? ये कैसे किया हमने? देख लो एक बार और। 13 into 3 390, और 390 को किससे माइनस करा? 450 से। इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये हमने यहां पे लिखा है, ठीक है? भाग करना तो सबको आता है, भाग करने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अब भी हमारा जो रिमाइंडर 2 है, ये रिमाइंडर 1, अगर आपका रिमाइंडर 2 भी नॉट इक्वल्स टू 0 है,
फिर से वही केस लगाओ जो लगाना है। अब जो आपका इसकी जगह पर डिविडेंड की जगह पर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा ये वाला, और आपका जो डिविजर है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा रिमाइंडर नंबर 2। 10 6 जा 60 और रिमाइंडर कितना बचा है 0। 10 6 जा 60 और रिमाइंडर कितना बचा है 0 बचा है। अब यहां पर देखो अगर आपका रिमाइंडर कितना आ गया है 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया है उस केस में यहां पर रिमाइंडर 3 कितना आया है आपका 0 आया है। उस केस में जो आपका डिवीजर होगा वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 10। तो आपको दो नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना है, और जो छोटा नंबर है उससे उसको डिवीजर मान के मल्टीप्लाई करके और उसका रिमाइंडर निकालना है। अगर ये बात अब भी समझ में नहीं आई है तो आपको भाग करना आ गया होगा। 450 में 130 से भाग करना है, 33 जा 390 कितना बचा ये 60। तो हमने वही किया है 13 इंटू 3 प्लस 60। सेकंड केस में भी हमने यही किया है, यहां पर ये डिविडेंड की जगह लिए, इसने डिविजर की जगह लिए। ठीक है, तो आपका पहले वाला जो रिमाइंडर है वो डिविजर की जगह लेता जा रहा है। इसको अब हम यूक्लिड ने कैसे लिखा था थ्योरेटिकल फॉर्म में वो हम लिखना देख लेते हैं, है ना। यूक्लिड ने इसे कैसे लिखा था वो हम लिखना देख लेते हैं। आपके जो दो नंबर्स हैं हमने माना ए और बी आपके दो नंबर्स हैं, ए एंड बी आर टू नंबर्स वेयर हम लेट करके चलते हैं, लेट ए इज ग्रेटर देन बी। ए किससे बड़ा है बी से बड़ा है। तो हमने क्या किया जो बड़ा होगा उसको पहले पकड़ना है, वो हमारा किसकी पोजीशन पे रहेगा डिविडेंड की, जिसमें भाग देना है, डिविडेंड जिसमें भाग दिया जाता है। और बी किसकी पोजीशन पे रहेगा जो भाग देगा उसकी पोजीशन पे रहेगा। अब जब भाग देगा तो यहां पर क्या आएगा क्वोशिएंट आएगा प्लस रिमाइंडर, कुछ ना कुछ बचेगा। यही होता है ना, बी इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 1। Q1 और R1 इसलिए लिखा है अगर आपका इफ R1 आता है 0 तो आपका HCF क्या हो जाएगा डिवीजर हो जाएगा B। ठीक है, अगर आपका R1 नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो आपका जो B होगा वो नया डिविडेंड बन जाएगा। अगर आपका R1 रिमाइंडर 0 नहीं आता है उस केस में आपका B क्या हो जाएगा डिविडेंड, और आपका R1 क्या बन जाएगा ये बन जाएगा डिवीजर जिससे हमें भाग देना है। अब हमें दूसरा क्वोशिएंट आएगा प्लस R2 आएगा, दूसरा रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर 2 0 के इक्वल आता है, अगर आपका रिमाइंडर 2 0 के इक्वल आता है तब, जब 0 के इक्वल आता है तब, ऊपर लिख लेते हैं इसे। ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर 2 0 के इक्वल आता है तो आपका R1 कैसा हो जाएगा HCF। अदरवाइज अगर R2 नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यही वाला केस दोबारा चलता रहेगा। दोबारा चलने का मतलब ये है जो आपका R1 है वो किसकी जगह ले लेगा डिविडेंड की, और R2 किसकी जगह ले लेगा डिवीजर की। ठीक है, इसे एक बार और लिख के दिखाओ, लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार और हम लिख लेते हैं। R1 आपका डिविडेंड की जगह पर आ जाएगा और R2 आपका डिवीजर की जगह पर आ जाएगा, Q3 प्लस R3। ठीक है, अगर ये R3 0 आ गया, हालांकि 3 या 4 केसेस में 0 आ जाता है, तो उस केस में R2 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। ये इन्होंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताई। अगर मैं इसे पहले समझा देता तो ये समझ में नहीं आती, इसलिए हमने वो वाला केस लिया था 450 और 130 वाला। अगर वो आपको समझ में आया तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। 867 एंड 255 फाइंड HCF of two numbers 867 and 255।
बाय यूक्लिड मेथड, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आप इसे अपने आप करना एल्गोरिथम। एक बार वीडियो पॉज करके इसे देखो, ये आपसे होता है या नहीं होता, जब तक हम कराते हैं। ओके, 867 हमने बताया था कि दो नंबर अगर आपके दिए हो तो आपको क्या देखना है, उनमें से जो नंबर बड़ा है उस नंबर को हमें क्या लेना है, एज ए डिविडेंड यूज करना है। 867 को हमने क्या यूज करना है, एज ए डिविडेंड। तो 255 6 में डिवाइड मल्टीप्लाई करो, कितनी बारी में जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 3 जाएगा, करके देख लेते हैं। 255 से डिवाइड करो 867 में, 3 टाइम्स में कितना आ रहा है, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15 और 1 16, 1 3 2 जा 6 और 1 7, 102 बचा प्लस 102। तो अब आपका ये रिमाइंडर 1 है और ये आपका क्वोशेंट 1 है। तो रिमाइंडर 1 आपका 0 नहीं आया, तो उस केस में आपका ये क्या हो जाएगा, एक आपका नया डिविडेंड हो जाएगा 255, और इसको किससे भाग करेंगे, 102 से। 102 2 जा 204, और 204 और 255 में कितना गैप आ रहा है, 51 का आ रहा है। कितना आ रहा है, 51 का। अब ये आपका जो रिमाइंडर 2 है, ये भी 0 के इक्वल नहीं आया, ये आपका क्वोशेंट 2 है। ओके, तो आपका जो 102 है, जो पहले वाले केस में रिमाइंडर था, ये अब किसका काम करेगा, एज ए डिविडेंड यूज होगा। डिविडेंड अब इसमें किससे भाग देना है हमें, रिमाइंडर 2 से, इंटू 2 प्लस 0। अब आपका जो रिमाइंडर नंबर 3 है, ये कैसा आया, 0 आ गया। तो हमने क्या बताया था, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आपका एचसीएफ नहीं पता चलेगा, और रिमाइंडर 3 आपका 0 हो गया, तो उस केस में जो डिविजन होगा, उस केस में जो डिविजन होगा वो आपका क्या होगा, एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या आया है, 51। ये बात तो समझ में आई है।